लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठिया सैनिटोरिया की बलियां सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी सिरदर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी भी मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। भुआली से भी अधिक मांग तब गोठिया सैनिटोरियम की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर तक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सैनिटोरियम के लाल लाल छते के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगड़ी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। पास के बंगलों के मरीज की बड़ी तृष्णा और चाह से उनकी कबूतर सी जोड़ी को देखते ऐसी घातक बीमारी में कितने यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंदित चेहरे पर झुंझलाहट या खीज की स्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वह घुघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बधी बजती रुनकती घंटियों की सी झुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, जिनकी मिठास कहते, वह कप्तान साहब। एक और कप्तान अपने पलंग से धुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनके वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पुत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी, मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह आलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केसों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह सिलदार की गोलमटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटेरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह पूरे सैनिटेरियम की भावी थी। उसके स्वास्थ्य की दुर्गम दुर्ग भी न जाने बीमारी को का घुन किस अर्चित छिद्र में प्रवेश पा गया था। टीवी लगने की पीड़ा से कहराती वह अपनी कर्दर्य गालियों का अच्छे भंडार खोल देती। कभी लक्षपति ससुर को लक्ष्य बनाती है, हमारे बोर्जियो आदि कुमायूं के छत्रपति पर बहुत तिनथाड़ को जा रही है तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा वही बज्जात नर से मादा निकला। एक शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड्स को सेंस ऑफ ह्यूमर है। भावी तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता है, एक मेरा खसम है, साला पी के धूत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जार की ठठरी उठेगी तो मजाल में भी सुहाग उतारूं। फिर वह कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो। कप्तान हंसकर कहता, प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती हैं। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतियों के जने, मिले तो मूछ उखाड़कर हरामी के मुंह में ठूंस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछें उखाड़कर मुंह में ठूंसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वह भागकर बानों को सुनाता। नेपाली भाभी के प्रति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं था, किंतु उनके
वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थी। 1 वर्ष से वह एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति के मूंछ को उसके मुंह में ठूसने का स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। बानो की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसे हंसते खेलते लाल लाल भाभी की मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में उड़ती रुई की फाया थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कानों में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानो को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेही माता पिता हंसकर खेल कर झेल लेती हैं, वैसे ही कप्तान हठीली बानो की हर जिद पूरी करता। कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलाती तो वह अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानो से विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटी शरीर और भरी पूरी मोछों को देखकर बानो उसे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढांक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी मुस्कुराहट में उसका नाम कहलवाया पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊ जी लेटे थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा। बानो उसके पहले ओंठ हिलाकर रह गई। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरुली, परुली, रमा, खष्टी। वह बोला। कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा, मैंने ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौनों सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता की सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वह ठेकेदार बाका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया, पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसने बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वह कोने में बैठी छालियाँ कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटनों के सिर डाल दिए। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया। उसका गला भर आया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधु को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भी भयंकर लगा। उसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी बेवहशी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते थे। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा के युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बरवी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी के दांतों के बीच जीभ से बचता सेध गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7-7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बढ़िया तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया, वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चाची या सास के व्यंग्य बाण उसे छेद देते थे। वह धुलती गई और एक दिन 6 का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गोठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह में आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरह आंखें खुली ही रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वह क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों के उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए, पर चौथे दिन वह फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बॉक्स निकलवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खोला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीवी
के मरीज का दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया, उसने कप्तान को बाहर ले आकर कमरा खाली करवाने को नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर 2 to 3 days, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भुआली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा, मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीज के लिए सदा बाँह फैलाए खुला रहता था। बड़ी रात तक कप्तान उसके गले के पास चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बन्नो मेरी बन्नो बन्नो। और फिर जब बन्नो को नींद आ गई तब वह अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बन्नो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफ़ी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बन्नो कहीं नहीं थी। भाग कर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आए, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा। किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है जो कांटे नहीं कटती। 1 ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छांटी। ऊंची अंगली, गोरी और यमे पास कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी, फिर दूजों की बीवी थी जो बादशाह की घोड़े से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज-मस्तियाँ सब भूल कर रह गया। हाय, क्या यह गूंगी है? माई गॉड, हॉट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाठी है, दुकानदार ने कहा। अरे, मेजर के दिल पर आग गिरी। भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध लाठी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मेम साहब, अब तो लाठी ही इसका नाम है। हेड वैष्णवी ने कहा, हमारे गुरु महाराज की इसकी देह नदी में तैरती मिली। जोड़ी इसकी काट कर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था, गले में चरियो था। ब्याह हो गया है। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरुमंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था। एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग सोग ठीक हो गया इसका। लाठी जीव दिखा। धूं कर लाठी ने भुवन मोहनी हंसी हंस दी। जीव नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 शेर। सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानता। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली, ओ माय गॉड, अपने आदमी को ही भूल गई क्या? प्रभा बोली, जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक कर हंसती है। हरामी, अब प्रभु इसका मालिक है और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलग बजाता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रो रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियाँ भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाठी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर को हृदय बींध कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो, मेरी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जवान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती, पर मेजर जिंदगी के दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। 2 जवान बेटे और बेटी राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी। गरीब गूंगी लाठी को आना कैसे सह सके? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानू मर गई थी, अब तो वह लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। यह लाठी कहानी शिवानी जी की कहानी है। यह कहानी घटना प्रधान और आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। इस कहानी में शिवानी ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप में चित्रित किया है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि 6 रोग असाध्य नहीं है, परिजनों के सहयोग एवं प्रेम से रोगी को बचाया जा सकता है।
यह कहानी शिवानी जी ने लिखा और शिवानी जी का जन्म राजकोट, सौराष्ट्र गुजरात 1923 विजयदशमी के दिन हुआ था। और इनका मूल नाम गौरा पंत है और इनकी मृत्यु शिवानी जी की 2003 में हुआ था। धन्यवाद।